नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज बात होगी अब्दुल को भारत में डर लगता है। जी हां, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान हैरान करने वाला है। एक कार्यक्रम के दौरान यहां पर सिद्दीकी ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा कि भारत में रहने का माहौल अब खराब हो गया, यानी कि यहां पर माहौल ठीक नहीं है। मैंने तो अपने बेटे और बेटी से भी कह दिया कि विदेश में ही रह जाओ, और जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने सिद्दीकी को घेरते हुए कहा वो पाकिस्तान चले जाएं। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति से इधर सवाल उठता है कि देश के अब्दुल को भारत में आखिर डर क्यों लगता है। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में डर लगता है वाला बयान एक बार फिर से देश की फिजाओं में तैरने लगा है। इस बार डर सता रहा है बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को। अब्दुल ने बड़ी ही बेशर्मी से एक समारोह में कहा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मैंने अपने बच्चों को कहा तुम विदेश में ही रहो। कोई पूछे नेताजी से कि बताइए हुजूर आला, देश में आपको क्यों डर लगता है? आपने जिस देश के संविधान को हाजिर नजीर मानकर विधायकी की शपथ ली थी, उसी देश के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे हैं? कोई पूछे नेताजी से, जिन बच्चों को आप विदेश में रहने की सलाह दे रहे हैं, उनकी फीस किस देश से कमाए गए रुपयों से दी गई है? देश सवाल पूछ रहा है, बताइए नेताजी, मातृ हिंद से इतनी नफरत क्यों है? और साथ ही देश सवाल पूछ रहा है उन लोगों से भी जो अब्दुल जैसे विकृत मानसिकता के लोगों को अपना सिरमौर चुनते हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी नेता ने इस तरह से नीच, गिरी हुई और लिजलिजी सोच का परिचय दिया। इससे पहले भी देश के ऊंचे पद पर बैठने वाले नेता ने इसी तरह का बयान दिया था। हद तो तब हो जाती है जब तथाकथित अभिनेता भी इस तरह के बयान देने लगते हैं, और जब मामला तूल पकड़ने लगता है तो बड़ी ही बेशर्मी से इसके लिए सफाई देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कब तक और कब तक इस तरह से देश विरोधी बयान दिए जाते रहेंगे, और कब तक और कितने अब्दुल भारत माँ के आंचल में दाग लगाते रहेंगे। न्यूज डेस्क से हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान निंदनीय है और निश्चित तौर पर यह आरजेडी की विचारधारा को परिलक्षित करता है। यह दिखाता है कि आरजेडी किस तरीके की राजनीति करना चाहती है। देश में धार्मिक तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम परस्ती की राजनीति, यह आरजेडी की राजनीति है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद को लिबरल और खुद को सेक्युलर पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन उनका बयान निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी है, इस देश की भावना के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधी बयान भी दे रहे हैं। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस देश में अगर इतनी ही तकलीफ, इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जो सुविधाएं उनको मिल रही है देश के नागरिक के तौर पर, जो प्रिविलेज एंजॉय किया है नेता के तौर पर, उसको छोड़ दें और सब परिवार पाकिस्तान चले जाए। उनको कोई रोकेगा नहीं। कल तो एक बड़ा सबसे सस्ती गाली हो गई, पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान तुम्हारा बाप दादा होगा, हमारा बाप दादा नहीं है। हमारा बाप दादा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में रहा है, गड़ा है, हम भी यहीं करें। टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान। उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सलाह दिया है कि ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाएं। अब देश में जो शासन चलाने वाली पार्टी है वो इस बात पर चिंतन नहीं कर रही है
कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा आदमी जो है इस तरह की बात कैसे कह रहा है। याद होगा आमिर खान ने भी एक बार इस तरह की बात की थी और उसको भी यही जवाब मिला था कि पाकिस्तान चले जाएं। तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। आपका राजधर्म क्या कहता है कि आपके देश का जो नागरिक है वो नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस बात का माने इंतजाम करना और ऐसा माहौल बनाना वो आपकी जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है, न नैतिक जवाबदेही बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक जवाबदेही सब है। और आप बेशर्म की तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। तो भारत में अब्दुल को डर लगता है, ये वाला बयान एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। बीते कुछ समय की बात है जब यहाँ पर कुछ ऐसे नेता और भी हैं, नेता और अभिनेता, जब इस तरह के बयान वो दे चुके हैं। देश में इन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया और कुछ नहीं, खाते देश की हैं और गाएंगे विदेश की। यही आज फिर से हो रहा है। क्या ये लाइमलाइट में आने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और पॉलिटिकल स्टंट इसको बता रहे हैं कुछ लोग? लेकिन इस बेशर्मी के साथ ये बयान देना क्या सही है? जेडीयू इसको लेकर क्या सोचती है, इसको भी समझना होगा। कांग्रेस पार्टी क्या समझती है, क्या सोचती है इस बयान के बाद, इस चीज को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में जो ये बयान दिया गया है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस देश में आज मुसलमानों की संख्या ज्यादा तेज गति के साथ बढ़ती जा रही है और जहां पर कई ऐसे गांव हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं या फिर पलायन करने को मजबूर हैं, वहां पर इन मुसलमानों को डर लगता है। जहां पर हिंदू को डर लगना चाहिए वहां पर मुसलमानों को डर लगता है। ये बात, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर किसको भ्रमित करना चाहते हैं, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों? वो तमाम बयान, वो तमाम नेता, राजनेता, अभिनेता, उन्होंने भी बयान दिया। हामिद अंसारी ने भी बयान दिया था। ओवैसी भी कह चुके हैं देश में मुसलमानों से अधिक कुत्तों की इज्जत है। वो ये बात कह चुके हैं कि मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, कुत्तों की ज्यादा इज्जत है। शाहरुख खान पहले भी कह चुके हैं कि देश में असहिष्णुता चरम पर पहुंच गई है। आपको याद होगा आमिर खान भी कह चुके हैं, नसरुद्दीन शाह भी कह चुके हैं। ऐसे माहौल में बच्चों को लेकर फिक्र होती है, ये बात कह चुके हैं नसरुद्दीन शाह। जावेद अख्तर, हमारे देश का माहौल दूषित हो गया है। ये वो जयचंद हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम किया है बीते समय इन लोगों ने। लेकिन आज ये लोग कहते हैं कि हम देश में रहना चाहते हैं। एक समय इस बयान को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने बयान पलटा, सफाई दी और कहने लगे मैं इस देश का हूं, इस देश में रहूंगा, इस देश में ही जीऊंगा, मरूंगा। फारूक अब्दुल्ला भी कहने लगे जीना यहां, मरना यहां। इस तरह के बयान तो हालांकि आ रहे हैं, लेकिन अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के जो बयान सामने आया है इसको लेकर यहां पर नई बहस छिड़ गई है। यहां पर बहस यह है कि बिहार में क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या हिंदू सुरक्षित हैं बिहार में, और किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं ये अब्दुल बारी सिद्दीकी। अपने बेटे बच्चों से कहते हैं कि वो विदेश में ही रह जाएं, यहां का माहौल ठीक नहीं है। जबकि यहां पर माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी देश का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं विनय मिश्रा जी, हैं कांग्रेस प्रवक्ता। विनय जी बहुत स्वागत है आपका। मनोज दास मनु है जेडीयू प्रवक्ता। मनोज जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राशिद जी हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। राशिद जी आपका स्वागत है। और राहुल आनंद जी हैं बीजेपी नेता। राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। शायद अभी तक यहां पर मनोज दास मनु जी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सबसे पहले विनय जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो ये बयान दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, इस बयान का आप क्या समर्थन करते हैं, कितने सहमत हैं इस बयान से आप? विनय जी दिया गया जी, बोलिए। ऐसे कौन को डर सता रहा था जिस वजह से उन्होंने ये बात कही कि बच्चों को विदेश में रह जाने की बात की, क्यों नहीं वो भारत देश में आने की बात कर रहे हो। और ये आप एक पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बयान ऐसे आ चुके हैं। हाँ, तो ये देखने और समझने की जरूरत है कि आखिर ये बयान
कब से आने शुरू हुए? क्या वाकई में लोगों को यहाँ पर डर लग रहा है? क्या वाकई में मुस्लिम जो नेता हैं, अभिनेता हैं, क्या उन्हें वास्तव में इस बात का डर है कि आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान छोड़िए, आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो उनको खतरे में दिखाई दे रहा है? ये पिछले 8 सालों से ही इस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं, वरना भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा और भी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी बातें, ऐसे बयान पहले कभी सुनाई नहीं दिए। पिछले 8 सालों में जिस तरह से इन बयानों की एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं नेताओं की, अभिनेताओं की, इस पर सोचने वाली बात है आखिर क्या वजह है जो इतने सीनियर नेता अपने बच्चों को विदेश में रह जाने की बात कर रहे हैं। इस बारे में सोचने की जरूरत है। विनय जी, आपको भी डर लगता है कि देश में? आप तो भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं, अगर आप मेरे डरने की बात करते हैं तो वाकई मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में जो देश में चल रहा है, क्या चल रहा है बताइए आप मुझे, क्या चल रहा है देश में, समझाइए। आज जिस तरह से धर्म को लेकर एक धर्म को निशाना बनाया जाता है, एक धर्म को लेकर जिस तरह से आज धर्म की बातें हो रही, धर्म के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं, और उसके बाद राजनीति होगी इस बात की कि आपकी कौन सी जाति है, आप ऊंची जात से हैं कि आप नीची जात से हैं, आप पिछड़ी जात से हैं कि अगड़ी जात से हैं। एक बार धर्म का बंटवारा होगा, फिर जातियों का बंटवारा होगा। अगर इस तरह से बंटवारे होते रहे तो हम कहां पर पहुंचेंगे? ये चिंता तो बिल्कुल चिंताजनक बात है कि पहले धर्म के आधार पर नाम पे बांटेंगे, फिर जातियों के नाम पर बांटेंगे, अभी रंगों के नाम पर बांट रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कभी जानवरों, क्या विनय जी आप उस वर्ग के साथ खड़े हैं जो समाज को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके साथ आप खड़े हुए नजर आ रहे हैं आज? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई एक वर्ग या कोई एक धर्म ऐसा नहीं होता है जो समाज को तोड़ने का काम करता है। आप समाज में अगर उठाकर देखेंगे तो मुट्ठी भर के कुछ लोग हैं, और ये इतिहास बताता है कि वो चंद लोग हमेशा से समाज को तोड़ने का काम करते रहे, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और देश के लिए कुर्बानी। राशिद जी, राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। राशिद जी से मैं कमेंट ले लेता हूं पहले। राशिद जी, विनय जी कह रहे हैं कि ऐसा माहौल होने लगा है। राशिद जी, आप भी मुसलमान हैं, आप मुझे बताइए क्या आपको भी डर लगता है कि देश में? नहीं है, ऐसा माहौल कहीं कुछ नहीं है। ये आए दिन का लोगों ने एक पॉलिटिकल स्टंट बना लिया, अपने देश के माहौल को बदनाम करते हैं और विदेशों में बैठे जो इनके आंकड़े हैं उनको खुश करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। देश का राष्ट्रवादी मुसलमान इनके इस बयान से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता। और रही बात इस्लामिक माइथोलॉजी की, तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान से, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी। अगर ये अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इनको इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। और इनको अपने आप को मुसलमान कहने का हक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जितना सबसे ज्यादा सुरक्षित से देश के अंदर मुसलमान रह रहा है, किसी और दुनिया में नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज बम फोड़ देते मस्जिदों के अंदर, मुसलमान को मारने को उतारू हुए। फिलिस्तीन देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, सब जगह बड़े पैमाने में विनय जी सुन रहे हैं आप? बस शांति और खुशहाली और समृद्धि खाली हमारे भारत देश के अंदर है। आपने विनय जी बड़ी आसानी से कह दिया कि देश में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है बीते 8 सालों से। मेरे पास आंकड़े हैं कांग्रेस की सरकार में जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था IAS IPS में, वो 0.98% रह गया था, 1% से भी कम। जब मोदी सरकार आई, देश के अंदर 411 IAS IPS हो गए और वो आंकड़ा बढ़ के 3% हो गया। विनय जी, राशिद भाई को कोई डर नहीं लगता, लेकिन आप जैसे लोग आज देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। विनय जी, आज सारी सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को बराबरी की भागीदारी मिल रही है। मुसलमानों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? मुसलमानों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। कौन आबादी के लिए रोक रहा है? अब अगर भारत देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, आज की तारीख में जो मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के मुसलमानों ने भाजपा और डर आप जैसे लोगों को हो रहा है। विनय जी, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा माहौल हो गया, आपने अभी खुद कहा ऐसा माहौल हो गया। आप जैसे लोग, विनय जी आप जैसे लोग आज देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये लड़ाने और भिड़ाने का काम कर रहे हैं आप जैसे लोग। आप न्यूज चैनल में आप ही ने तो कहा कि आज माहौल ऐसा हो गया। विनय जी आप ही कह रहे हैं। विनय जी, आप
और ऐसे कई और नेता, राजनेता, अभिनेता कई आप जैसे बयान देते हैं, उससे यही लगता है कि आप लोग ही माहौल बिगाड़ रहे हैं आज देश का। अरे माहौल बिगाड़ने की अगर बात कर रहे हैं तो आप मैंने राहुल आनंद जी, वजह क्या है? राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आखिर आप पर यह आरोप क्यों लगता है कि बीते 8 सालों में जब से बीजेपी का शासन है तब से यहां पर मुसलमान असुरक्षित महसूस करने लगा? सबसे पहले तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जिसे ना हो अपनी मातृभूमि से प्यार, वो भारत में रहने से कैसे ना करे इनकार। हाँ, हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक बयानबाजी की जाती है, जो मुसलमानों की जो तुष्टीकरण की बात की जाती है, तो मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मैं विनय मिश्रा जी से भी पूछना चाहता हूं और जेडीयू के भी लोग उपस्थित हैं। जब हमारे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल का सर धड़ से कलम कर दिया जाता है, तब इनको डर क्यों नहीं लगता है? जब अंकिता श्रद्धा के 35 से 50 टुकड़े किए जाते हैं, तब इनको डर क्यों नहीं लगता है? हाँ। जब आतंकवादी गतिविधियां बिहार के पटना के अंदर जब घटती नजर आती है और उसमें जब लोगों को पकड़ा जाता है, तब ये डर का माहौल की बात क्यों नहीं करते, जिसकी तार की संगत से जुड़ते हुए नजर आते हैं? मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, चाहे वो जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हो, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हो, वो जितनी भी बयानबाजी करते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी जी, वोट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने अपना भरोसा बनाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बहुत माननीय और प्रतिष्ठित नेता है, उनका बहुत सम्मान है देश और बिहार के अंदर, वो बहुत सुलझे हुए बयान देते हैं, लेकिन जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाता हो, वो अपने धर्म के लोगों को कहता हो कि मदरसा में पढ़ाओ, कभी मदरसा को लेकर वो प्रश्न नहीं उठाता कि वहां पे तुष्टीकरण की बातें की जाती है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, वहां तो वो बयान देने से बचते हैं। मैं आपको और बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जो असहिष्णुता बयान शब्द, जो असहिष्णुता शब्द भारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उन सारे लोगों की हालात को देख लीजिए। सबने परिस्थिति के साथ जो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं ने जो भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसी का आज दिन। राहुल जी, मैं इस बात से हैरान हूं कि ऐसे कई नेता, कई अभिनेता जिन्होंने ये बयान दिया था, वो आज ये बयान नहीं देते हैं। वो आज कहते हैं कि हाँ, देश में हम सुरक्षित हैं। आखिर वो बयानबाजी फिर कहां चली गई? विनय जी, क्या माहौल सुधर गया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बहुत देर से ये हिमायत कर रहे थे, और आंकड़ा देना चाहूंगा, मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहूंगा। 2014 में आप जवाब दीजिए मेरे प्रश्न का। मेरी बात सुनिए मिश्रा जी, मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। होने लगेंगे, जब इनकाउंटर सड़क पे होने लगेंगे। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ विनय जी से। जी विनय जी बोलिए। मैं तो खत्म हो जाएगा, फर्जी फेक इनकाउंटर होने लगेंगे। देखिए विनय जी, विनय जी आप मुझे ये बताइए, 45 साल से वो इतने अच्छे ओहदे पर थे, तब उन्हें कोई डर नहीं लगा? न्यायालय मैं तो खत्म कर देंगे, आप इनकाउंटर सड़क कर देंगे जी, आप फर्जी इनकाउंटर करेंगे, डर नहीं लगेगा? ये है कि 2014 में 2014 में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय, कुछ भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री थे नजमा हेपतुल्ला ने ये बात कहा था कि भारत के अंदर अब मुसलमानों की स्थिति काफी अच्छी हो रही है और अब वो अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम पे जो तुष्टीकरण करते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं, सायरा बानो, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था, तो सायरा बानो के तुष्टीकरण करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पहले अपने गिरबान में एक मिनट विनय जी, राहुल जी आप बोलिए पहले। राहुल जी बोलिए अभी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो कार्यभार संभाल रहे थे पूर्व मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने, उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है और वो अब अल्पसंख्यक नहीं रह गए। अब इस शब्द का चयन ठीक से करना चाहिए और संविधान में भी अल्पसंख्यक नाम की कोई बात नहीं बताई गई है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे देश का बंटवारा ही हुआ था धर्म के आधार पे, लेकिन फिर भी जो लोग रहना चाहे उनको रहने दिए। आपने वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा, वो जाकर झंडे गाड़ देता है। 1500 साल पुरानी मंदिर अल्पसंख्यक की हो जाती है, वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है, तब इनको डर नहीं लगता है? तब इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते हैं कि हाँ, हम जाकर जहां झंडा गाड़ते हैं वो गलत काम करते हैं? और जब टुकड़े करके लड़कियों की हिंदू लड़कियों के टुकड़े कर जब उनकी लाशों को छत कर हर जगह फेंका जाता है, तब मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? मैं सुन पा रहा हूँ। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। और सबसे पहले मैं आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा सर
जो ये बयान दिया अब्दुल साहब ने, इस बयान के साथ आप क्या खड़े नजर आते हैं, आपकी पार्टी? देखिए, कोई राष्ट्रीय जनता दल ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के बयान दे देने से वो उसकी पार्टी का बयान नहीं आता। मैं बार बार आप मुझे इतना बताइए, बयान की निंदा करते हैं या आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक किसी भी नेता का, जेडीयू किसी भी नेता का इस बयान को लेकर निंदा वाला बयान किसी का सामने नहीं आया। देखिए, निंदा या समर्थन वो कोई मायने नहीं रखता है। किस व्यक्ति ने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया, ये उनकी अपनी भावना है। मेरा ये कहना है कि हम भारत में हैं तो भारत है, यहाँ हमारी जन्मभूमि है, हम यहाँ रह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से कुछ हो रहा है तो वो जाए, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है यहाँ से मुसलमान लोग बाहर चले जाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को कहा है वहाँ रहने के लिए। उस पर फिर किसी का ये कहना कि वो पाकिस्तान में जाकर रहे, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जो सांप्रदायिक रंग चढ़ा हुआ था अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, वो रंग सबके सामने आ गया, पूरे देश के सामने आ गया। उन्होंने अपने बेटों बच्चों से कह दिया कि वो विदेश में ही रहे। लेकिन जो देश में उन्होंने ये बयान दिया, देश में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, क्या उनको भी वो विदेश में पहुंचाएंगे? उनके पास तो है पैसा, वो पहुंचा देंगे। उन्होंने तो आम मुसलमानों को तो नहीं कहा, वो अपने बेटे बेटियों को कहा। अब अब्दुल बारी वो नेता पूर्व मंत्री रहे हैं। देखिए मनोज जी देखिए, बड़े बड़े जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। वो पूर्व मंत्री रहे हैं, लोगों ने उन्हें अपना सिरमौर चुना है। वो एक नेता इस तरह के अगर बयान देता है, कितना असर पड़ता है, आप समझते होंगे इस चीज को। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी भारत के बारे में अगर बात कर रहा हो, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो कि नरेंद्र मोदी हो, भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। अच्छा ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किसी, अरे मनोज जी सत्ताधारी आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। देखिए कोई हक नहीं है। मनोज जी देखिए, आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद बिहार में उनको सुरक्षित नहीं है। वो ऐसा क्यों? क्या बिहार में आपकी सरकार इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही कि वो सुरक्षित महसूस कर पाए? ये सवाल तो उन्होंने आप पर ही खड़ा कर दिया, अपनी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है, उन्होंने बिहार के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन आपकी सत्ता रहते हुए, मनोज जी आप इस बात को समझिए, आपकी सत्ता रहते हुए, वो सरकार में रहते हुए इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वो क्या वो बिहार में सुरक्षित नहीं है? देने के लिए अधिकृत है, लेकिन ये कहां से कोई अधिकृत है कि आप पाकिस्तान में जाकर बस जाइए? ये बोलने वाले कौन होते हैं कि कौन आदमी कहां जाके बस जाएगा? उन्होंने लेकिन मनोज जी, कोई देश विरोधी बयान देगा, माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, उसको पाकिस्तान ही जाना चाहिए। उससे कोई माहौल नहीं बिगड़ा। क्या माहौल? कोई अपने बाल बच्चे को कुछ कहना चाहूंगा। जी राहुल जी बोलिए आप। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग अपने हिंदुस्तान के ऊपर, मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हिंदुस्तान के ऊपर अपना फख्र रखते हैं, कहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहीं रहेंगे, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बड़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। जब भारत के अंदर संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति संविधान विनय जी आऊंगा मैं आपके पास, है कि यहाँ डर लगता है, तो निश्चय ही उनके ऊपर प्रश्न उठता है। उनको एक बार पाकिस्तान घूम कर आना चाहिए कि वहां पे मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनको देख कर आना चाहिए कि कैसे लोग मारते हैं उनको और कैसे लोग वहां पे घर से निकालते हैं। और यही नहीं, मैं कश्मीर की बात कर लेता हूँ। कश्मीर में जितने भी प्रशासनिक स्तर के लोग हैं, वो लोग कौन है? वो सारे लोग मुसलमान भाई हैं। वो आतंकवादियों को मारते भी हैं, लेकिन क्या उनको डर लगता है? जब उनकी शहादत होती है तो क्यों नहीं आपके लोग उस पर बयान देते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं? देना चाहिए। और ये जो दो तरफा जो बयान करते हैं, ये बेसिकली हो रहा है ओवैसी को लेकर। जो
सुनिए, एम समीकरण का जो सबसे बड़ा चेहरा है बिहार के अंदर, सबसे बड़ा चेहरा जो एम समीकरण का है वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी। उससे इस प्रकार के बयान दिलवाकर अरे भाई आपने बोल लिया, रणनीति तैयार की जा रही है, 2024 ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान समझदार है तो फिर इनकी समझदारी उस वक्त कहां चली जाती है जब मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है और ट्रिपल तलाक देकर उनको घर से निकाल दिया जाता है। उस समय कांग्रेस के लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? उस समय ओवैसी के लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? उस समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहां चले जाते हैं? वो धर्म गुरु कहां चले जाते हैं? उनको रहना चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनके भी घर में बेटियां हैं, उनके घर में भी बहुएं हैं। अगर समस्या आती है तो सबके साथ। चलिए राहुल जी एक मिनट, विनय जी को सुन लेते हैं पहले। विनय जी बोलिए, आप विनय जी बोलिए। प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। मेरा नाम विनय मिश्रा है और इसके बाद अगर मैं ये बात कहता हूं कि माहौल ठीक नहीं है तो आप कुछ भी आरोप लगा देंगे। देखिए विनय जी प्लीज, विनय जी देखिए, हिंदुओं का ठेका किसने ले रखा किसने नहीं ले रखा वो अलग बातें हैं। जब कोई हिंदू मरता है तो कोई कांग्रेस पार्टी आगे नहीं आती, कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात को। और जब कोई मुसलमान मरता है या किसी की जान जाती है वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है। मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। राजस्थान में हमने ये चीज देखी है। मैंने बोला कि जब प्रधानमंत्री कपड़ों से, देखिए विनय भाई बयान वो दीजिएगा जो सही हो। राजस्थान के ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हिंदुओं की हत्या की जाती है और वहां पर राजस्थान सरकार उनके साथ खड़ी होती नजर नहीं आती है और वहां पर आपकी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, जब गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़वा देता है उसका कुछ नहीं होता और वहीं पर। विनय जी आप मुझे एक बात बताइए, विनय जी आप मुझे एक बात बताइए। चलिए विनय जी सुनिए, विनय जी सुनिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश में विनय जी सुनिए, अब आप अदालत में ले जा रही है पुलिस, उसका काउंटर। विनय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अब मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मैं सुनी रहा हूं तब से आप। जब कई जगहों से कई राज्यों से हिंदुओं के पलायन की खबरें सामने आती हैं तब आप मौन रहते हैं। जब यहां पर कई एक सेकेंड जब एक सेकेंड विनय जी, जब कई गांव मुस्लिम बहुल हो जाते हैं वहां पर हिंदू की आबादी कम हो जाती है तब आप शांत रहते हैं। और जिस तरह से तेजी के साथ आज धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है बावजूद उसके आप चुप हैं। अरे कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है कश्मीर के अंदर, तब आप क्यों नहीं बोलते? आपका चैनल क्यों नहीं उठाता इस मुद्दे की बात को? तब आप खामोश हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाती है। आप हम खूब सवाल पूछते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह देंगे देश में रहने लायक नहीं है। मैंने आपसे पूछा तो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अगर ये बात कही हो तो उसके पीछे वजह क्या है? आप उनके बयान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी मंशा यही लगती है। मेरी मंशा मत सोचिए क्या है, मेरी मंशा तो ये है कि आखिर जी क्यों बोल रहे हैं। और आप राशिद भाई बोलिए, आप राशिद भाई आज कौन सुरक्षित कौन असुरक्षित? जी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई और अल्पसंख्यक मुसलमानों को बराबर के अवसर मिले और अभी हाल ही में आपने देखा हुआ गुजरात चुनाव में मोदी जी ने अपनी अजान के दुनिया भर के इस्लामिक राष्ट्रों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से हमारे नरेंद्र मोदी जी। सब बातें कांग्रेस पार्टी से हजम नहीं होती। देश के मुसलमानों को रोजगार में अब अवसर दिए जा रहे हैं, सब चीजों में उनको भागीदारी मिल रही है, ये कांग्रेस पार्टी से हजम नहीं होता। ये आए दिन इस तरीके के प्रोपेगेंडा लेके आते हैं जिससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो। अभी हमारे देश में G20 की अध्यक्षता हासिल की है। पूरी दुनिया में हमारे पूरे विश्व दल में हमारे भारत देश का नाम चमक रहा है। वहीं अब्दुल बारी जैसे लोग हमेशा देश की दबी छूमिल करने के लिए कार्य करते हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आप ही के समुदाय के एक नेता ने बयान दिया है जिसके बारे में विनय जी देखिए, विनय जी आप सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, राशिद भाई बोलिए अभी आप। किसी और इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर भी नहीं ले रहा। आप देश की बदनामी हो रही है और आपको राजनीति लगी हुई है अपनी। ये विनय जी आप सुन लीजिए, विनय जी पहले आप सुन लीजिए, व्यक्तिगत मामला नहीं है। देखिए मुद्दे पे हम रहेंगे तो अच्छे से बहस हो पाएगी। राशिद भाई बोलिए आप देख रहे हैं बिहार स्टेट के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर मुसलमान 19% पे आ रहे हैं दूसरी नंबर पर। आप कहां पे असुरक्षा महसूस कर रहे हैं? आपकी आबादी बढ़ रही है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है, योजना
हिस्सेदारी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विचारधारा के साथ मुसलमान जुड़ रहा है, वो आपको हजम नहीं हो रहा, इसीलिए आए दिन किसी न किसी तरह के प्रोपेगेंडे निकालते हैं। देश की जो अस्मिता है वो हिंदू मुस्लिम एकता है। आपके नेता इस तरह के बयान दे के देश की अस्मिता को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं और विश्व पटल पर जो हमारे देश की छवि चमक रही है, कहीं ना कहीं उससे ध्रुवीन करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए मनोज जी, आपको अपने थोड़ा होश में ले आइए। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और आप उसको तोड़ने की बात कर भारत रहे हैं। जोड़ो यात्रा नहीं है, वो जहर फैलाने की यात्रा है। राहुल गांधी जगह जगह उसी तरह की बात कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हाल हो रहा है, ये गद्दारों, आपके जैसे गद्दारी है जो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। राहुल गांधी देश को बर्बाद करने में लगे हुए, एक तरफ कोरोना की थ्रेट आ रही है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं वो यात्रा निकाल के? जी चलिए मनोज जी का मैं रुक करूंगा। मनोज जी, ये केवल क्या सियासत चमकाने के लिए बयान दिए जाते हैं? ये पब्लिक स्टंट होते हैं, पॉलिटिकल स्टंट के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? क्या मानते हैं आप? देखिए, एकदम पॉलिटिकल स्टंट भी होते हैं, हाँ, वो अपने हिसाब से भी चलते हैं। हाँ, हर लोगों को अपनी इसमें चूंकि तर्क तो कहीं नजर नहीं आया इस बयान में कि माहौल ठीक नहीं है। क्या उनको लग रहा होगा कि माहौल ठीक नहीं है तो उन्होंने अपनी बात कहा? हो सकता है उन्होंने बिहार के संदर्भ में ये बयान दिया हो मनोज जी, क्योंकि बिहार में जो क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सारे मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। एक से एक मुस्लिम नेता है, किसी व्यक्ति को अगर लग रहा हो कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं हो तो उनको बोलने से रोका नहीं जा सकता है। और ये कोई राष्ट्रद्रोह का मामला जी। राहुल जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल जी बोलिए। चर्चा हो रही है जी, जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, उन्होंने आज जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना क्यों चुना? उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यकों की जब वो बात करते हैं तो 2014 में उनके हार की वजह उनकी हार की वजह उनकी रक्षा मंत्री पूर्व रक्षा मंत्री ने बताया था कि मुसलमानों की तुष्टीकरण है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे देश के अंदर जब कोरोना दस्तक दी थी तो कांग्रेस के लोगों ने वैक्सीन न लेने की सलाह दे दी थी। उन्होंने कहा कि क्या भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता बयान की चर्चा करने के लिए तो महत्वपूर्ण वो क्या कर रहे हैं, वो देश के अंदर माहौल खराब होने की बात करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि देश के अंदर माहौल खराब है और उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं जेएनयू में जाके। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते हैं, उनके साथ जाकर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, भारत को बांटकर ये कौन सा राज करना चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? और यही नहीं, जब हम विनय जी देखिए, एक सवाल ये भी है कि अगर माहौल खराब करने में बीजेपी का हाथ होता तो क्या आप छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेते? क्या आप हिमाचल में सरकार बना लेते? क्या बिहार में गठबंधन की सरकार आ जाती? क्या अगर माहौल खराब होता तो? आपका ये कहना है कि माहौल खराब करने में क्या कांग्रेस का हाथ है? अरे हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस का हाथ है, किसका हाथ है, लेकिन जो ये बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये बयान देश को तोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं? ये बयान किसके कहने पर दिए जा रहे हैं? ये सबसे बड़े सवाल है। मेरी बात सुनिए, मनोज जी ने आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये बयान व्यक्तिगत रूप से अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। अगर उन्हें डर लग रहा है, अगर उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में रुकने की, देखिए कोई नेता बयान देता है तो वो नेता अकेले का बयान नहीं होता है, उसके साथ कई हजारों लोग जुड़े होते हैं। कितना असर पड़ेगा आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। आप मुझे बताइए, क्या कोई चुनाव? आखिरी कमेंट राहुल जी, आखिरी कमेंट राहुल जी बोलिए। मेरा एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। बोलिए। जब कन्हैया लाल का सर धड़ से अलग होता है और श्रद्धा और अंकिता के 35 से 50 टुकड़े तब कांग्रेस तब भी शांत रहती है जी। इनको डर लगा कि नहीं? कांग्रेस शांत रहती है वहां पर। राशिद भाई आखिरी कमेंट आपका, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? राशिद भाई जो ऐसे बयान देते हैं उनका क्या किया जाए? गुजरात में जब बिल्किस बाबू, राशिद भाई बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कहाँ थे? करना चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और सरकार को भी इस तरह का नियम बनाना चाहिए कि कोई भी आदमी सीधे उठ के सरकार की वर्दी पर खड़ा
एक तरह की जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता है, वो देश की अस्मिता है, इस पे कोई सवाल उठाता है बार बार तो कहीं ना कहीं ये अस्मिता पे ठेस है। और रही बात ये मुसलमान इस तरह के बयान दे रहे हैं तो मुस्लिम। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, मनोज जी आपका, राशिद भाई आपका, राहुल जी आपका और विनय जी आपका, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बयान दिया अब्दुल सिद्दीकी ने, इस बयान के बाद यहां पर संग्राम छिड़ गया है, उसके बाद बयानबाजियां लगातार आ रही हैं, लेकिन जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद यहां पर एक नई बहस फिर से छिड़ गई है। क्या अब्दुल सिद्दीकी को क्या देश में डर लगने लगा है? ये डर किससे लग रहा है और क्यों लग रहा है? ये तमाम सवाल हैं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।